आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन 2022-23 से जो आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है। यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम की डेट है वो है 27 मार्च 2023। तो यहाँ पर 27 तारीख की बात करें तो फर्स्ट पेपर आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ पर प्रीवियस वीडियो की बात करेंगे तो प्रीवियस वीडियो से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे 2021, 19, 18, 17, उन सभी के बाइलिंगुअल जो चीज़ें हैं, जो पैटर्न है, जो पेपर के क्वेश्चन है, उन सभी को लेकर के हमने एक ही वीडियो में डिस्कस किया था। आज के अपने इस वीडियो में हम कुछ ऐसे यूनिट वाइज मिक्सअप क्वेश्चन लाए हैं, यानी यूनिट फर्स्ट से आज के इस वीडियो में उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे या कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ज़्यादातर हमने उन प्रश्नों को रखा है जो आपके यूनिट फर्स्ट में पूछे जा सकते हैं, जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो लास्ट टाइम है, अगर आपने अभी तक पूरी यूनिट कंप्लीट नहीं की है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो बस ये 4 वीडियो, यानी ये आपका पार्ट 1 है। कल तक की 3 और वीडियो मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, तो आप क्वेश्चन और उनके आंसर को साथ में यहाँ पर देख पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हमने साथ ही में रख लिया है, ठीक है। लेकिन यूनिट फर्स्ट से ही आज के इस वीडियो में चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी। आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न और न्यू क्वेश्चन पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पेपर पैटर्न लॉन्ग क्वेश्चन पर बेस्ड था प्रीवियस ईयर में, लेकिन ध्यान दें लॉन्ग के साथ साथ आपके शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो हम लॉन्ग और शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट से, यानी यूनिट फर्स्ट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके क्वेश्चन और उनके आंसर उन सभी को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप लगा कर ज़रूर जाएं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। पहला है, शिक्षा के विभिन्न अभिकरण क्या हैं, किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए, यानी व्हाट आर द वेरियस एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, गिव डिटेल ऑफ एनी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोकतांत्रिक देश में सभी के लिए शिक्षा के प्रसार में समावेशी शिक्षा किस तरह उपयोगी हो सकती है, यानी हाउ इंक्लूसिव एजुकेशन कैन बी यूजफुल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू impart education for all। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है कि प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं, प्रयोजनवाद किन शिक्षण विधियों पर बल देता है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय प्रैग्मेटिज्म और विच टीचिंग मेथड्स आर एम्फेसाइज्ड बाय प्रैग्मेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालिए, वर्तमान समय में इन विचारों की प्रासंगिकता बताइए, यानी थ्रू लाइट ऑफ एजुकेशनल थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद गिव रेलेवेंस ऑफ दीज आइडियाज इन प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि गांधी जी के शैक्षिक विचारों को बताइए, यानी डिस्क्राइब एजुकेशनल थॉट्स ऑफ गांधी जी। तो जहां पर जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, क्वेश्चन के बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे उनके क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। और यूनिट फर्स्ट, ध्यान रखिए, यूनिट फर्स्ट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन के साथ उनके आंसर को भी हम कवर करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। ये तो जितने क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं यहाँ पर वो दे दिए हैं मैंने कि आपको यूनिट आप छोड़ देनी है, यूनिट से कुछ नहीं पढ़ना है, इन क्वेश्चनों को पढ़िए, काफ़ी रहेगा। यानी अगर आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मिला करके, यानी आपके 8 से 8 क्वेश्चन जो है लॉन्ग में बनेंगे, यानी हर एक यूनिट में 2, ठीक है, 2 और 2, तो इस तरह से ये 8 क्वेश्चन हो गए। बाकी जो 8 आपके शॉर्ट बनते हैं, यानी 16 प्रश्नों की अगर हम बात करें तो हम आपको ऐसे 12 प्रश्न तैयार करवा देंगे कि आपके एग्ज़ाम को, मतलब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये कहेंगे कि हाँ बिल्कुल मैम, आपने जो क्वेश्चन बताए थे बिल्कुल वही आए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये भरोसा रखिए कि यहाँ पर जो प्रश्न बताए जाएंगे वो आपके एग्जाम के पर्पस से ही बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के निजीकरण से आप क्या समझते हैं, भारत में शिक्षा के निजीकरण की प्रासंगिकता क्या है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो बता रही हूँ मैं, ये आप खुद से भी तैयार करते रहिए, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो वो तो मैं प्रोवाइड करवा ही दूंगी लास्ट तक की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडिया ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बालक के समाजीकरण में शिक्षा की भूमिका
क्या है, यानी व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सामाजिक गत्यात्मकता का क्या अर्थ है, शिक्षा और सामाजिक गत्यात्मकता का संबंध बताइए, यानी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल मोबिलिटी, गिव रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असमानता एवं सीमांतीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य कारणों को SC, ST और OBC तथा अल्पसंख्यकों के संदर्भ में बताइए, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन, गिव मेन कॉजेस ऑफ इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान की उद्देशिका में वर्णित मूल्यों को बताइए, इन्हें प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, यानी डिस्क्राइब वैल्यूज enshrined in constitution, what type of education should be given to achieve these values। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ भी अलग से नहीं बताया जा रहा है। सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने में सामाजिक संचार की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी डिस्कस द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि शिक्षा के निजीकरण से आप क्या समझते हैं, भारत में शिक्षा के निजीकरण की क्या प्रासंगिकता है, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ इन एजुकेशन, व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है कि स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालिए, वर्तमान समय में इनकी प्रासंगिकता बताइए। तो इसमें काफ़ी सारे रेपिटेटिव क्वेश्चन हैं, ध्यान दे रहे होंगे अगर आप तो इस चीज़ को जान पा रहे होंगे। डिस्कस द एजुकेशनल थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड इट्स रेलेवेंस इन द प्रेजेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे 14 है कि रूसो के प्रकृतिवाद को परिभाषित कीजिए, उसका भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव है, यानी डिफाइन रूसोस नेचुरलिज्म, हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बालक के समाजीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है, यानी व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन द सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। 16 है सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक स्तरीकरण के दुष्प्रभावों को कम करने में शिक्षा की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, यानी व्हाट डू यू मीन बाय द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ एजुकेशन इन, ठीक है, हाँ आगे दिया है कि माइगेटिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निर्धन समाज में शिक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है और उन्हें इसके लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है, यानी हाउ कैन एजुकेशन बी प्रोवाइडेड इन अ पुअर सोसाइटी, हाउ कैन द पुअर पीपल बी मोटिवेटेड टू गेट एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है कि भारतीय समाज में निहित विभेद को स्पष्ट कीजिए, इस विभेद को कम करने में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए, यानी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। आगे दिया है एज प्रेवलेंट इन Indian society, discuss the role of Indian in reducing this diversity। क्वेश्चन नंबर 19 है विद्यालय शिक्षा के समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे सशक्त अभिकरण है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। स्कूल इज द मोस्ट पावरफुल एजेंसी टू अटेन ऑल एम्स ऑफ एजुकेशन एग्जाम, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, विद्यार्थियों में इस बोध के विकास के लिए शिक्षण संस्थाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, यानी वाई नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनलिज्म हैव बिकम सो इम्पोर्टेंट देन दीज डेज, what should be role of educational institutions in developing this understanding among students। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है कि यथार्थवाद टैगोर की मूल मान्यताएं बताइए तथा इसके उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षण विधि एवं मूल्यांकन प्रक्रिया हेतु शैक्षिक निहितार्थ का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द बेसिक assumptions of the philosophy of realism along with its educational implications for aims, content, teaching methods and evaluation process। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है
कि रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शन की विवेचना कीजिए। शांति निकेतन में टैगोर के दर्शन व शिक्षण पद्धति की झलक पाई जाती है, इसकी उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी डिस्कस द एजुकेशनल फिलॉसफी of Rabindranath Tagore in Shanti Niketan. There is reflection of Tagore's philosophy and teaching methods. Explain this with examples. Next question 23 है कि सामाजिक परिवर्तन क्यों होता है, शिक्षा किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन का कारण है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी why do social change occur, how is education a cause of social change, explain with examples. Next question कि संस्कृति क्या है या शिक्षा से किस प्रकार संबंधित है, भारतीय संस्कृति के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। यानी व्हाट इज कल्चर, हाउ इज इट रिलेटेड विथ एजुकेशन, डिस्क्राइब द स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। तो दोस्तों ये 24 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए थे और उनके आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा था 2018 के पेपर में, शिक्षा से आप क्या समझते हैं। 2017 के पेपर में पूछा था कि शिक्षा विज्ञान है अथवा कला। तो हम यहाँ पर मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन और यहाँ पर आर्ट और साइंस, इन तीनों चीज़ों को कवर करेंगे। चूँकि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा था तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो शिक्षा का अर्थ आप सभी जानते हैं, शिक्षा का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट में आप वही चीज़ें लिखेंगे जो तथ्यात्मक है। यानी शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज का सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। अब यहाँ पर शिक्षा की पाश्चात्य अवधारणा का अर्थ दिया है, यानी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, आप सभी जानते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एजुकेटम से हुई है जिसका अर्थ है शिक्षित करना। यानी एजुकेटम शब्द दो शब्द से बना है, ई तथा ड्यूको, इन दोनों से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है आउट ऑफ एंड ड्यूको का अर्थ होता है टू लीड फोर्थ और टू एक्सट्रैक्ट आउट। यानी इस प्रकार से एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ हुआ है आंतरिक को बाहर लाना, यानी जो अंदर है आपके जो चीज़ें उनको बाहर प्रकट करना। आगे दिया है लैटिन भाषा के दो शब्द एजुसियर तथा एजुकेयर भी शिक्षा के अर्थ को व्यक्त करते हैं। एजुसियर का अर्थ है विकसित करना अथवा निकालना तथा एजुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना या विकसित करना। अतः शिक्षा का अर्थ है आंतरिक शक्तियों अथवा गुणों का विकास करना। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट पूरा। जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट आपकी जो डेफिनेशंस हैं, अरस्तु हैं, सुकरात हैं, पेस्टोलॉजी एंड अदर जो भी हैं ऑथर्स, उनकी हम परिभाषाएं देख लेते हैं। तो यहाँ पर बाइलिंगुअल मिल जाएगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है। यानी एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप इन परिभाषाओं में 2 या 3 परिभाषा ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सुकरात कहते हैं कि शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पेस्टोलॉजी बताते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है। तो आपके पास बुक वगैरह हो, सीरीज़ वगैरह हो, वहाँ से आप इस क्वेश्चन के आंसर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से। मैं यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को रखूँगी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये सभी क्वेश्चन रेपिटेटिव हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर लगाते हैं तो देखिए हर साल में इनसे काफ़ी सारे प्रश्न मिक्सअप मिलेंगे। तो यहाँ पर आप इन वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, क्वेश्चन जरूर यहाँ से ले लीजिए, बाकी आप अपने हिसाब से चीज़ें अपने पास से पढ़ सकते हैं। फिर शिक्षा के अभिकरण यानी एजेंसीज ऑफ एजुकेशन से कैसे क्वेश्चन पूछे थे। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 या 22 के पेपर में था कि शिक्षा के विभिन्न अभिकरण क्या हैं, किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। तो यहाँ शिक्षा के अभिकरण का अर्थ और परिभाषा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया हुआ है कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले
तत्व जो बालक पर किसी न किसी रूप में शैक्षिक प्रभाव डालते हैं शिक्षा के अभिकरण कहलाते हैं। अभिकरण या साधन अंग्रेजी शब्द एजेंसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एजेंसी का अर्थ है कोई संस्था या संगठन, अतः शिक्षा के अभिकरण वे तत्व करण स्थान या संस्थाएं जो बालक पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। इसे तरह से टीरेमेंट कहते हैं कि बालक का शिक्षण केवल अध्यापन को ही नहीं बताता है, बल्कि जिस साधन के द्वारा मानव कुछ भी सीखता है वही उसका शिक्षण है। संक्षेप में संपूर्ण वातावरण को ही मानव का शिक्षक कहा जाता है। इस तरह से शिक्षा के अभिकरण को अर्थ स्पष्ट करते हुए बी.डी. भाटिया ने लिखा कि समाज ने शिक्षा के कार्यों को करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा का अभिकरण कहा जाता है। तो दोस्तों ये है शिक्षा का अभिकरण, ठीक है। इंग्लिश में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर वर्गीकरण जो किया गया है शिक्षा यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन को, तो यहाँ पर इन 3 भागों में, तो शिक्षा के अभिकरण यानी एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की बात करें तो औपचारिक यानी फॉर्मल एजेंसी, नॉन फॉर्मल, सॉरी ये इनफॉर्मल है, ये है नॉन फॉर्मल, ठीक है। तो याद रखिएगा फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल यानी औपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक अभिकरण और निरौपचारिक अभिकरण। औपचारिक आप सभी जानते हैं, फॉर्मल जो चीज़ें टाइम जिसमें हो, ठीक है, एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, एक प्रॉपर पीरियड होना चाहिए, एक प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए, जो वेल मेंटेन, जिसमें पूरा मतलब फॉर्मल चीज़ें हों। नॉन में जो आप घर में चीज़ें यूज़ करते हैं, जो आप समाज में रह के आस पड़ोस के साथ वो चीज़ें। और निरौपचारिक में जो दूरस्थ प्रकार की होती हैं, जैसे दूरस्थ शिक्षा का हो गया, ठीक है, किस तरह से आप घर बैठे चीज़ों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं या पेपर पैटर्न पे पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर इन सभी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 और 18 से एजेंसीज से जो क्वेश्चन बने थे। इसमें पहला क्वेश्चन था शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण यानी इनफॉर्मल एजेंसीज की बात करें तो पूछा था कि शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के रूप में घर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अभिकरण के रूप में घर कहाँ, ठीक है, ये आपका 19 में पूछा गया था। परिवार के शैक्षिक उत्तरदायित्व क्या हैं, घर या परिवार अनौपचारिक शिक्षा का एक अभिकरण है कैसे, तो 2018 में भी ये पूछा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से, होम फैमिली, परिवार को बालक की प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। औपचारिक अभिकरण में परिवार का स्थान, यानी देखिए अगर हम बात करें अनौपचारिक शिक्षा की, तो अनौपचारिक शिक्षा जो बच्चा सबसे पहले अपने माँ बाप, अपने आस पड़ोस, अपने समाज में रहकर सीखता है, वह होती है अनौपचारिक शिक्षा। वही सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए बताई गई हैं। देखिए इसमें औपचारिक शिक्षा संस्था के परिवार के मुख्य कार्य क्या होने चाहिए, बालक की शारीरिक शक्ति का विकास करना चाहिए, बालक की मानसिक शक्ति के विकास का अवसर, यही सारी चीज़ें, बालक को भावनात्मक शिक्षा का आधार, प्रजनन के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो बच्चा जब घर में रहते हुए अपने परिवार, अपने समाज, अपने रिश्तेदारों से, ठीक है, जो चीज़ें सीखता है वह होती है अनौपचारिक शिक्षा। उसके लिए प्रॉपर स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और औपचारिक में आप सभी जानते हैं कि उसको विद्यालयी शिक्षा जो प्रदान की जाती है वह होती है औपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वह जैसे दूरस्थ प्रकार की शिक्षा होती है, जो बच्चे जैसे बूढ़े हो जाते हैं या फिर किसी कारणवश स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते हैं, तो वो जो शिक्षा होती है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन टाइप की होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्यालय को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है, 2018 में पूछ लिया था। 2017 में पूछा था कि विद्यालय को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है। शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के रूप में विद्यालय की भूमिका का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयी शिक्षा के समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे सशक्त अभिकरण है, इस कथन की व्याख्या। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2018 के पेपर में 2 बार, 17 के पेपर में 1 बार पूछा गया था। तो इसे आपको याद करना या पढ़ना ज़रूरी है। आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन याद मत कीजिए, आप पढ़िए, बस दिमाग में बैठाइए कि क्वेश्चन क्या पूछा है और कैसे हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने शब्दों में। आपको नंबर पूरे मिलेंगे, परेशान मत होइए। तो विद्यालय वह स्थान है जहाँ शिक्षकों के निर्देशन में छात्रों के शिक्षण के लिए शिक्षण एवं अधिगम का वातावरण प्रदान किया जाता है। DUV क्या कहते हैं
हैं कि विद्यालय वह विशेष वातावरण है जहां जीवन की निश्चित गुणवत्ता तथा निश्चित गतिविधियां व्यवसायों को वांछनीय जीवन के साथ बच्चे के विकास को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। इसी तरह रॉस कहते हैं सब अपने अपने अथर्स अपने अपने अकॉर्डिंग जो है विद्यालय को परिभाषित करते हैं। डीवी क्या कहते हैं कि विद्यालय समाज का दर्पण होता है। विद्यालय समाज के छात्र के चरित्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यालय में जो भी छात्र आते हैं वह अपने वर्तमान समाज का प्रतिबिंब होते हैं, इसलिए विद्यालय में शिक्षक का कर्तव्य है कि वह छात्र को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उसे इस योग्य बनाने कि वह समाज का आदर्श उदाहरण पेश कर सके। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट थी, इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर आगे दिया है कि शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के रूप में विद्यालय क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन की गई हैं, इन्हें बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनलिज्म, यानी राष्ट्रीय एकता, एकीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीयता से क्या प्रश्न था। तो प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा था 2018 के पेपर में कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। विद्यार्थियों में इसके बोध के विकास के लिए शिक्षण संस्थाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो यहाँ पर राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ परिभाषा दी है। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है संस्कृति आदि की भावना और राष्ट्र के प्रति प्रेम, जिसमें जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि के अंतर को भूलकर अपने को एक समझा जाए। एकीकरण का वास्तविक अर्थ है विभिन्न भागों का संयोजन, यानी कबीर के शब्दों में राष्ट्रीयता वह है जो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होती है। थॉमसन कहते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण वह भावना है जो देश के नागरिकों को एक बंधन में बांधती है। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग ऑथर्स ने अपनी परिभाषाएं बताई हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी बाइलिंगुअल है, तो आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्य क्या हैं। तो पहला है कि विभिन्न जाति तथा नस्लीय समुदायों के व्यक्तियों को समान अवसर, अच्छे संबंध, सद्भाव, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने और सभी मामलों पर सरकार को सलाह देना। नेक्स्ट इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, और भी पॉइंट है। अगला पॉइंट है सभी प्रकार के जाति या नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना और भेदभाव करने वालों या बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, राजनीतिक दलों और संघों को हतोत्साहित करना। ठीक है, इसी तरह से कई सारे पॉइंट है दोस्तों, इन्हें पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता एवं महत्व, यानी नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो इसके कई सारी हो सकती है नीड। फर्स्ट है राष्ट्र की स्वाधीनता, सम्मान और हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। सेकंड पॉइंट राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण, विकास और हस्तांतरण करने के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। नेक्स्ट सामाजिक कुरीतियाँ जैसे अंधविश्वास, रीति रिवाज और विभिन्न प्रकार की असमानताओं को दूर करके समाज के लोगों को जीवन स्तर को सुधारने के लिए तथा उचित वातावरण का निर्माण करने के लिए। ये सारे पॉइंट हैं, इन्हें आप वीडियो पॉज करके या फिर किताब से या जहाँ से भी इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आने से पहले यहाँ पर देखिए शिक्षा और राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में भी चीज़ें बताई गई हैं कि एजुकेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन क्या है। तो इसे भी आप एक नज़र में पढ़ लीजिएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका, यानी रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम रुकेंगे, देख लेते हैं। इसमें जो है राधा कृष्णन ने बताया कि राष्ट्रीय एकता को छानी, हथौड़े, ईंट और पत्थर से नहीं लाया जा सकता। इसका जन्म तो व्यक्तियों की इंद्रियों और मस्तिष्कों में शनह शनह होता है, जिसका केवल मात्र एक साधन है और वह है शिक्षा। यह संभव है कि यह प्रक्रिया धीमी हो, यह स्वयं में स्थायी एवं दृढ़ प्रक्रिया है। तो बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षण विधियाँ, अनुशासन, शिक्षक छात्र संबंध, पाठ्यपुस्तकों का पुनर्गठन, विद्यालय संबंध, सह पाठोत्तर गतिविधियों का आयोजन। ठीक है, सारी चीज़ें इसके संदर्भ में दी हैं, इन्हें पढ़िएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा था, शिक्षा के निजीकरण से आप क्या समझते हैं। भारत में शिक्षा के निजीकरण की क्या आवश्यकता है। ये 2021 के पेपर में अभी प्रीवियस ईयर में जस्ट पूछा गया था, इसे पढ़िएगा। इसी के संदर्भ में 2019 में पूछ लिया था कि शिक्षा के निजीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतवर्ष में शिक्षा के निजीकरण की क्या प्रासंगिकता है। फिर है 2017 के पेपर में पूछा था यही क्वेश्चन कि निजीकरण क्या है, शिक्षा में इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों देख लेते हैं मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन।
तो अगर यहाँ पर शिक्षा के निजीकरण की बात करें तो निजीकरण से तात्पर्य उन क्रियाओं तथा उद्यमों जिन्हें पूर्व में सरकार द्वारा संचालित या प्रबंधित किया जाता था को किसी निजी उद्यमी तथा संस्था को संचालन व प्रबंधन हेतु हस्तांतरित करने की प्रक्रिया से है। व्यवहारिक रूप में निजीकरण से तात्पर्य स्वामित्व में एक शिक्षक परिवर्तन अर्थात सरकारी स्वामित्व के स्थान पर निजी स्वामित्व को स्वीकार करना। निजीकरण सरकारी व्यवस्था में व्याप्त अकर्मण्यता की स्थिति में सुधार लाने की सफलता की परिणति कही जा सकती है। ठीक है, यही सारी चीज़ें निजीकरण के संबंध में बताया। शिक्षा के निजीकरण का अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के अतिरिक्त गैर सरकारी संस्थाओं की भागीदारी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया है कि शिक्षा का निजीकरण करने के प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है शिक्षा को निजी हाथों में सौंपकर अधिक कार्य कुशलता और उत्पादकता को बढ़ाना। दूसरा, शिक्षित और उद्यमी युवाओं को अवसर प्रदान करके रोजगार में वृद्धि। तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों की कार्य क्षमता में सुधार, शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि लाना, राष्ट्र के निर्माण के प्रति जवाबदेही बनाना। भारत में शिक्षा के निजीकरण की आवश्यकता क्या है? तो शिक्षा एक विशेष लक्ष्य है और इस तरह के संस्थानों को उनके समर्पित शिक्षकों और प्रतिभाशाली योग्य छात्रों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्थान बनाकर प्रतिष्ठित किया है। शिक्षा के सरकार की दोषपूर्ण शिक्षा नीति के साथ सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। ठीक है, इनमें जो है मुख्य कारण है जैसे जनसंख्या वृद्धि, सरकारी शिक्षा प्रणाली में कमियां, शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप, संसाधनों का अभाव, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। वहीं शिक्षा पर निजीकरण का प्रभाव भी दिया हुआ है। ये क्या प्रभाव है? ठीक है, दिया है निजी शिक्षण संस्थाओं में देखा जाए तो विशेष तौर पर समाज के धनाढ़ वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करना। दूसरी तरफ इनकी व्यक्तिगत सोच ने समाज के गरीब वर्ग के मन में हीन भावना को जन्म दिया। यही सब दिया है शिक्षा पर निजीकरण के प्रभाव। इसको आप पढ़ लेंगे, बस पढ़ के लिख सकते हैं। लाभ और हानि देख लीजिएगा, पूछ सकता है। शिक्षा के निजीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या हैं? तो शिक्षा के स्तर में सुधार, वित्तीय समस्याओं का समाधान, बेरोजगारी को दूर करना, भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से समाप्त करना, सही तरीके से नियंत्रण करना, विकसित देशों की पद्धति अपनाना। वहीं नकारात्मक प्रभाव या हानियों की बात करें तो महंगाई में बढ़ोतरी, शिक्षकों के अत्यधिक शोषण की संभावना, विकास की होड़ में शिक्षा का अभाव, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। तो इन पॉइंटों को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा था, सामाजिक संचार एवं शिक्षा यानी सोशल मीडिया एंड एजुकेशन, इससे जो प्रश्न बना था वो था सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने में सामाजिक संरचना की भूमिका का वर्णन कीजिए। 2019 के पेपर में क्वेश्चन पूछा था तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा था सामाजिक संचार के बारे में, तो हम देख लेते हैं सोशल मीडिया। अब सभी जानते हैं सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशल एवं मीडिया। सोशल मीडिया को हिंदी में सामाजिक माध्यम या संचार कहते हैं। यह एक ऑनलाइन मंच है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता वेबसाइट पर अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ अपने विचारों को साझा करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं या उपयोगकर्ताओं के साथ सहभागिता करने की अनुमति देता है। सामाजिक संचार के कई रूप हैं जिसमें कि इंटरनेट फोरम, ठीक है, वेब ब्लॉग, सामाजिक ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉगिंग, विकीज, सोशल नेटवर्क, पॉडकास्ट, फोटोग्राफी, चित्र, चलचित्र आदि सभी आते हैं। अपनी सेवाओं के अनुसार सोशल मीडिया के लिए कई संचार तकनीकी उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए फेसबुक, ट्विटर आदि। इन संपूर्ण प्रक्रिया में वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ताओं की निजी सूचनाएं भी साझा हो जाती है। पूरी प्रक्रिया सूचना तकनीकी पर आधारित है जहां विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों का उपयोग किया जाता है। आगे दिया सामाजिक संचार के सकारात्मक प्रभाव यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, तो कई सारे हैं, पॉइंट आप पढ़िएगा। वहीं आगे ये भी दिया है सामाजिक संचार के नकारात्मक प्रभाव यानी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, तो इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं, तो इन्हें आप खुद से पढ़ के लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा था कि समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था। इसमें 2021 के पेपर में अभी प्रीवियस ईयर में पूछ लिया था कि एक लोकतांत्रिक देश में सभी के लिए शिक्षा के प्रसार में समावेशी शिक्षा किस तरह से उपयोगी हो सकती है। और 2017 में पूछा था कि समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं
क्या हैं। तो कुल मिलाकर हमें समावेशी शिक्षा के बारे में बात करनी है। आप सभी को जानते हैं समावेशी शिक्षा क्या होती है, जिसमें सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षित किया जाता है, उन्हें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, उनके लिए शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षण तकनीकी जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। कैसे क्या चीज़ें थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षण प्रणाली से है जिसमें सामान्य बालकों के साथ साथ विविध या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें सभी आवश्यक तकनीकों और सामग्रियों के साथ उनकी सीखने और सिखाने की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक रूप से विकृत होते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट बालक आप सभी जानते हैं, विशिष्ट बालकों में प्रतिभाशाली बालक आते हैं, मानसिक रूप से विकृत बालक आते हैं, मंद बुद्धि बालक आते हैं, प्रखर बुद्धि, और जो सामान्य बालक होते हैं जैसे कि आप और हम, जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य होती है, 100, 109, 110 के बीच में होती है। ठीक है, इसी तरह से माइकल एफ फिनग्रेस ने बताया है कि समावेशी शिक्षा मूल्य, सिद्धांतों तथा अभ्यासों का एक समूह है जो सभी बालकों के लिए, चाहे वह विशिष्टता रखते हों या नहीं हो, प्रतिभाशाली अथवा अर्थपूर्ण शिक्षा की खोज करते हैं। इसी तरह से अन्य ऑथर्स ने भी अपनी अपनी परिभाषाएं जो हैं बताई हुई हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो फर्स्ट है समावेशी शिक्षा सभी बालकों के लिए होनी चाहिए। सबके लिए शिक्षा एवं सबके लिए विद्यालयों का प्रावधान क्या कुछ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, विद्यालय विभिन्नता की पहचान, शिक्षा का समान अवसर, उपयुक्त वातावरण, ये सारे पॉइंट है। पॉइंट पढ़ के अंतर्गत आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। सहयोग की भावना, ठीक है, सारे पॉइंट हैं। चलिए आगे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, चूँकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उद्देश्य भी देख लेते हैं। तो उद्देश्य में पहला है सबके लिए शिक्षा का अभिप्राय है सभी बालकों के लिए शिक्षा, ना कि लगभग सबके लिए शिक्षा। ठीक है, विद्यालय में सबके साथ सबके लिए शिक्षा का अभिप्राय यह है कि समर्थ एवं असमर्थ बालकों को एक साथ सामान्य विद्यालयों में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए। आगे भी पॉइंट कई सारे हैं कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा को समझने और विकलांग छात्रों के लिए पाठचर्या का रूपांतरण और उपयुक्त अध्यापन कार्य का निर्धारण करना, नियमित रूप से कक्षा के भीतर एक इष्टतम रूप से सीखने का वातावरण प्रदान करना। समावेशी शिक्षा का महत्व बता दिया है, महत्व याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इम्पॉर्टेंट क्या है, तो पहला है सामाजिक समानता का उपयोग, इसमें सारी चीज़ें हो गई। बालक का व्यक्तित्व जीवन एवं उनका विकास। थर्ड है समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना। ठीक है, फिर सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करने का अवसर, ये सारे पॉइंट हो गए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर का पॉइंट है आधुनिक तकनीकों का प्रयोग। 6 है आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना का विकास, अच्छी नागरिकता के उत्तम गुणों का विकास। तो ये थे यूनिट फर्स्ट से इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितने बताए हैं बस उतने पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपको यहीं से यूनिट फर्स्ट के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके पेपर में। आपके पेपर में ना मिले तो बताइएगा, आपको यहीं से पेपर जो है के क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 और यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और एक और लास्ट वीडियो देखेंगे जिसमें यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।